तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का। कंप्लीट का मतलब ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, आपके इनऑर्गेनिक के दो ही चैप्टर हैं। कौन? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड ए ब्लॉक। तो इन दो चैप्टर्स में तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस मतलब आने की पॉसिबिलिटी है, मैं सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और अंतिम समय में ना एग्जाम के कितना महीना बचा है, 2 महीने से कम ही बचे हैं। तो क्या चीज़ पढ़नी होती है ना, क्या चीज़ नहीं पढ़नी होती है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद पता चलता है हमको। तो जो ज़्यादा बार रिपीट के क्वेश्चंस होते हैं, वह क्वेश्चन वाकई इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी एग्जामिनर वहाँ पे बार बार भाग के जाता है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में भाई पूरा बने रहना। और ये जो तुमको पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम आपने लिंक दी हुई है, वहाँ पे उसको ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप ले लेना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि तुमको यह आइडिया हो जाए कि भैया यह क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। समय तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा समय है, क्योंकि एग्जाम का लास्ट समय जो होता है ना, तुम पिछले 6 महीने 1 साल से क्या मेहनत कर रहे हो वो डिपेंड नहीं करती है। तुम इस टाइम पे क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ना, ये डिपेंड करती है। बहुत लोग पीछे खराब किए होते हैं, लेकिन ये लास्ट का 2 महीने इतना ज़बरदस्त तरीके से करके इसको कवर कर लेते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, दो चैप्टर है तुम्हारे, कौन कौन से मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ। पहला चैप्टर तो तुम्हारा जो पढ़ोगे वह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ, या मतलब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक, उसमें से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि एक्सप्लेन करिए वर्नर थ्योरी को। तो भाई ये बताओ, तुम एनसीईआरटी पढ़ना अगर स्टार्ट करोगे ना, तो आई होप कि दूसरी तीसरी हेडिंग तुमको यही मिल जाएगी। एनसीईआरटी के अंदर क्रम ये होता है। और वर्नर थ्योरी तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से इंपॉर्टेंट दिख रही है, कैसे इंपॉर्टेंट? देख लो कितना बार रिपीट हुआ है। 2022 18 में, मतलब यह 3 बार क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। मैंने अभी लेटेस्ट में जो मैंने लिया है ना, 5-6 साल के अंदर इतना बार रिपीट हुआ है। पहले से क्वेश्चन आता जा रहा है, मतलब तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको करके जाना है। अब मैं इसको समझाता हूँ तुम्हें कि क्वेश्चन कैसे आया था कि व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे। हेडिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि भैया पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, घड़ी घड़ी पेन से। फिर उसमें लिखोगे कि अ मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक ना, उसके अंदर जो हमारे मेटल्स होंगे, मेटल्स जो होते हैं ना, सेंट्रल मेटल एटम, वो 2 प्रकार की वैलेंसीज रखते हैं। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। अब इनमें डिफरेंसेस जान लेते हैं। देखो, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, पता क्या? ये तो मान लो पोस्टुलेट लिखवा रहे हैं हमसे, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि आप हमको डिफ्रेंशिएट करिए किसमें किसमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ से तुम्हारा 2 क्वेश्चन कवर हो रहा है। पास्टुलेट भी यही क्वेश्चन चलेगा, और यहाँ से अगर तुमसे डिफरेंसेस पूछेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में, तभी तुम यहाँ पे अलग अलग बना के एक कॉलम बना के इस क्वेश्चन को लिख दोगे, तो तुम्हारा सही माना जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी में सबसे पहले देखो कि ये आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल का मतलब भैया क्या होता है? पानी में तुम डालोगे तो अपने आयनों में ब्रेक होंगी। मतलब कैसी होती है प्राइमरी वैलेंसी? आयोनाइजेबल होती है। करस्पॉन्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो हमने कोई एक कॉम्प्लेक्स लिखा, मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ, जैसे मान लो K4 ना, FeCN6, यह एक हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसके अलावा यह जो दिख रहा है, इसके अलावा इस बड़े वाले ब्रैकेट में जो भी चीज होगा, एक होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम, उसके अलावा उस ब्रैकेट में जो भी चीजें होंगी, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भैया लिगेंड। उसको क्या बोलते हो आप? लिगेंड बोलते हो। क्लियर? तो यह जो सेंट्रल मेटल एटम होती है ना, अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, कितनी है? +1 आ रही है, +2 आ रही है, +3 आ रही है, जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, वह क्या बताती है? वह बताती है प्राइमरी वैलेंसी को। पहला क्लियर? क्लियर। सेकेंडरी वैलेंसी देखो, सेकेंडरी वैलेंसी पहली बात तो है नॉन आयनाइजेबल होती है। कैसी होती है? नॉन आयनाइजेबल। करस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब भैया कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं? अब देखो, K4 FeCN6, ये CN के नीचे 6 लगाने, 6, ये 6, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हो भैया? जल्दी बताओ। इसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितना यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन में कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना, तो 6 इसकी सेकेंडरी बैलेंसी होगी, और हमने इसका क्या निकाल लिया? इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, वह होगी हमारी प्राइमरी बैलेंसी। डिफरेंसेस समझ आ रहे हैं तुमको? बिल्कुल। तो भाई देखो, एक चीज तो मैं तुमसे ही मांगूंगा ना गुरु दक्षिणा के रूप में, तो वह यह मांगूंगा कि
पहली बात तो चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, ठीक। और सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करो, ताकि हमें यह आइडिया हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुमको समझ आ रही है। नहीं आ रही तो मत लाइक करना, लेकिन आ रही हो तो जरूर बताना कि हाँ भैया समझ आ रही है। क्लियर ना? देखो, तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के दो दो डिफरेंसेस लिखे। पहला, आयोनाइजेबल प्राइमरी होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है। सेकेंडरी में नॉन आयोनाइजेबल होती है और क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। अब देखो बी पॉइंट इसका, क्या देखोगे बी पॉइंट, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना भाई, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह कैसी होती है, निगेटिव आयन को सेटिस्फाई करती है। किस आयन को, निगेटिव आयन को। और देखो, वाइल जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वह सेटिस्फाइड बाय लिगेंड, लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। समझे क्या मैंने बोला यहाँ पे? बी पॉइंट में प्राइमरी वैलेंसी निगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई होती है और ये किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा। सी पॉइंट, लिगेंड्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। भाई देखना, यह क्या है तुम्हारे लिए, बताओ क्या है, अभी बताया, यह सेंट्रल मेटल एटम। यह क्या है, यह है लिगेंड। तो जो लिगेंड 6 दिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे बीच में हमारा एक आयरन होगा, इस ये बीच में हमारा आयरन होगा, इसके अगल बगल ऐसे करके 3 4 5 6 ऐसे होंगे सीएन ना, इसके अगल बगल सीएन जो होंगे ना इसको घेरे होंगे ऐसे सीएन। तो यही बोल रहा है कि द लिगेंड अरेंज होते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन द फिक्स, इसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। जैसे ये 6 मतलब 6 लोग घेरे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेड, सॉरी इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। और यहीं पे 4 होता है, 4 तो 4 पे होता है sp3। sp3 मतलब कैसे, टेट्राहेड्रल हो सकता है। समझ रहे हैं भाई? मतलब डिटेल लेके जैसे पढ़ा जाता है मैं वैसे ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन को बस पढ़ नहीं रहा हूँ, मतलब पढ़ दूंगा तब भी मतलब समझ नहीं पाओगे भैया क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे हो। मेरा मानना है ना कि तुमको इस टाइम पे मुझे समझाना है ना, इस टाइम पे तुमको समझाना है कि एग्जाम में जाओ, क्वेश्चन आता है तो तुम लिख के आओ। ऐसा ना हो कि तुम पढ़ के भी जाओ लेकिन उसके बावजूद भी ना लिख पाओ, तो वहां पे मैं काम नहीं आऊंगा। अगर मैं बता रहा हूँ तो हर एक बात को समझो, और एक बार मेरी लेक्चर देख लेना। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार तुम देख लिए, देखने के बाद बस इस पीडीएफ को तुम एक बार पढ़ लेना, तुमको हर एक बात हर एक वर्ड समझ आएगा, गारंटी है इस बात की। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस और भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा अक्सर लोगों को होता नहीं है, क्योंकि चैनल को नया देखते हैं और थोड़ा सा जो भी हो, मतलब भरोसा लोगों को नहीं होता। लेकिन भरोसा करना मेरे पे नहीं करना तो इन सालों पे करना जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मेरे पे नहीं करना तो इस पे करना, तब थोड़ा सा भरोसा होगा। हाँ भैया जो क्वेश्चन आप लाए हो वो रिपीटेड क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट। बात करते हैं हम, देखो यहाँ पे प्राइमरी बैलेंस। अब मैं जैसे मान लो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिया, CONH3 का होल 6 Cl3, ठीक ना। तो अब इसे बताओ कि यह जो दिख रहा है ना, ये इस स्फीयर जैसे देखो ये बड़ा लाइन लगा, इसको 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 हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक तो होता है हमारा क्या, सेंट्रल मेटल एटम। उस एक सेंट्रल मेटल एटम के अलावा उसके बीच जो भी होता है वह क्या होता है, हमारा लिगेंड होता है। जैसे हमारा कोबाल्ट, यह तो हो गया सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन इस कोबाल्ट के अलावा ये जो ये दिख रहा है ना NH3 लिगेंड है, और NH3 होल 6 मतलब 6 है ना, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं क्या बताया, अगर प्राइमरी वैलेंसी बतानी हो मुझे तो हमें क्या बताना पड़ेगा, प्राइमरी वैलेंसी के लिए मुझे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको बोलते हैं कि भैया देखो यहाँ पे लिखता हूँ CONH3 का होल 6 Cl3, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसको मानते हैं x। पता है तुम्हें उसको क्या मानते हैं हम, x। तो मान लिया भाई कोबाल्ट की x। जो अमोनिया होती है NH3 को अमोनिया बोलते हैं, यह होता है आपका कितने, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, प्लस, ठीक। एक Cl पे कितना निगेटिव होता है, एक Cl पे एक निगेटिव, लेकिन यहाँ पे Cl है कितने, -3, मतलब एक Cl पे -1 निगेटिव, लेकिन यहाँ Cl कितने, 3 Cl, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे +-3 बराबर कितना लिखोगे 0। तो कितना आ रहा है x -3 = 0, तो x = क्या दिख रहा है, +3। तो यह तो क्लियर हो गया कि भैया इस कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। इस +3 आने से हमको क्या पता चला कि भैया इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। समझे, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। और सेकेंडरी की बात करूँ, सेकेंडरी कितना जीता, क्या बताती थी, सेकेंडरी बताती थी भैया यह जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रही है ना, ये सेकेंडरी को बताती है। कितना दिख रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ, 6। तो यहाँ पे क्या आएगी, 6 निकालोगे ना। कोई क्वेश्चन बोलेगा कि प्राइमरी बैलेंस बताओ, सेकेंडरी बैलेंस बताओ, तुमको याद होना चाहिए प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी नंबर ऑफ लिगेंड। तो इतना अगर आप तुम लिखते हो, देखो ये क्वेश्चन कितने में आया ना, 3 मार्क में आया ना, लेकिन भाई 5 में अगर आएगा ना तो जितना मैंने बताया 1-2 पॉइंट तुम बढ़ा देना, यहाँ पे एग्जाम्पल बढ़ा देना। समझे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे तुमने 3 नंबर, एक और एग्जाम्पल समझा देना उसको, इतने से 5 नंबर तुमको मिल जाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है तुम्हारा नंबर यहाँ पे कटे। ठीक, आओ अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। बढ़िया क्वेश्चन ना, बढ़िया क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक में लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो देखो, 2 बार से ज़्यादा रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीट हुआ है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, पहली हेडिंग आप ऐसे लगाओगे, इसके अंदर लिखोगे क्या कि कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, कॉम्प्लेक्सेस मतलब समझ रहे हो ना किसको बोल रहा हूँ। मतलब देखो, कॉम्प्लेक्स हम उसे बोलते हैं ना, ध्यान समझ, क्या पता किसी को ये भी नहीं पता हो तो समझ नहीं पाएगा। कॉम्प्लेक्स हम इसे बोलते हैं ना जिसको अगर हम पानी के अंदर डालें तो कंप्लीटली अपने आयन के अंदर ना टूटे। जैसे मैं NaCl को डालूंगा तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव टूट जाएगा, तो यह कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, क्योंकि वो टूट गया। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा कंपाउंड डाला जैसे K4 Fe6 को डाल दिया, तो यह अपने आयन में पूरा का पूरा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे भैया यह कॉम्प्लेक्स है। समझा। वेयर द मेटल इज बॉन्डेड ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। अगर कोई हमारे पास स्फीयर है, कौन सा स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर अगर एक ही कितना दिख रहा है, एक ही लिगेंड दिख रहा है, NH3 एक ही लिगेंड ना भाई। मैंने बोला कि लिगेंड इसके अंदर एक तो सेंट्रल मेटल एटम फिक्स रहेगा, इसके अलावा ये लिगेंड बहुत सारे हो सकते हैं। एक ही है तो क्या बोलोगे इसको हम, होमोलेप्टिक। एक से ज्यादा अगर हो जाएंगे तो उसका नाम हो जाता है क्या, हेट्रोलेप्टिक। देख लो यहाँ पे ये बड़ा सा स्फीयर, एक एक हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, एक तो NH3 भी लगा है, Cl2 भी लगा है, तो ये दोनों क्या होंगे, लिगेंड। तो एक से ज्यादा लिगेंड अगर होंगे तो उसका नाम होता है हेट्रोलेप्टिक। लिख दोगे इतना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मैंने पहले से लगा रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट तुम भी लिख दो, एक बार और लिख देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, यह होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ड्रॉ करिए द स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर COF6 3 नेगेटिव एंड द COCN 3 माइनस। समझ रहे हो क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बस लिखने से काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे डायग्राम भी पुट करना है, तब जाके मिलेंगे हमारे 5 मार्क। ये जो क्वेश्चन रिपीटेड दिख रहा है ना भाई, अब मान लो कि यहाँ पे कम से कम 7 बार रिपीट होगा, मैंने 3 टाइम लिखा है क्योंकि लेटेस्ट का उठाया है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन बनाना अगर एग्जामिनर को मिलेगा तो वह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में 100% सोचेगा, वार्नर थ्योरी के बारे में 100% सोचेगा, एक और थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बारे में भी 100% होगा। यह जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, ये बड़े बड़े नंबर में आएंगे 5 मार्क में। लेकिन इससे जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वह आएंगे तुमसे आईपीएससी नेमिंग पूछेंगे, जो कि मैंने पीछे उसको भी ले रखा है, आईपीएससी नेमिंग से क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे, जो पहली बात तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है भाई, वह द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम स्प्लिट करता है अपने 2 सेट ऑफ द ऑर्बिटल में। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ना, वह अपने आप को 2 में स्प्लिट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे 5, देखो डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 2 और 3 का सेट बनाओ, जैसे हमने 2 का सेट बनाया और एक 3 का सेट बनाया, तो इसमें से जो 2 का सेट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ईजी। क्या बोलते हैं उसको, ईजी, जो बता रहा हूँ समझना, उसको हम बोलते हैं ई जी। और जो 3 का सेट होता है इसको हम बोलते हैं T2G। ये जो क्रम मैंने ऐसे बनाया ना, इसको मैंने स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, इसलिए इनके बीच में मैंने डिफरेंसेस बना के इनको स्प्लिट कर दिया। यही डी ऑर्बिटल 2 में स्प्लिट हुआ है। तुम जानते हो कि जो डी ऑर्बिटल होता है ना, उसके अलग अलग ऑर्बिटल के नाम, जैसे होता है DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², DZ²। ये तो होते हैं क्या, उनके नाम होते हैं, तो इसके एनर्जी के बेसिस पे होते हैं। देखना यहाँ पे जो T2G होता है और EG होता है ना, 1 मीटर देखो, DXY, DYZ, DZS, इनकी एनर्जी लोअर होती है। कैसी होती है, लोअर। और जो लोग लोअर होते हैं वो नीचे होते हैं, तो हमने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, तुम ऐसे बनाओगे। और EG जो होते हैं, EG ये ऊपर होते हैं, हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना कैसे होता है ना, इंपॉर्टेंट ये है, कैसे भरना होता है, इंपॉर्टेंट ये। जैसे अगर तुमको क्या बोला ना, जैसे यहाँ पे तुम क्या करोगे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यह वाला एग्जाम्पल ले लो तुम, यही एग्जाम्पल तुम ले लो, ये एग्जाम्पल तुम ले लो। अब यहाँ बताओ तुम, नहीं इसको लेता हूँ, इसको। तो कोबाल्ट CN6 का होल 3। अब तुम पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे कितना आएगी। तुम बोलो भैया इसकी x, एक CN पे -1, 6 CN पे -6 बराबर -3। तो x इक्वल टू कितना आ गया, +3 आ गया। इसकी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, कितनी मुझे दिख रही है, +3 दिख रही है। तुम निकाल के देख लेना इसकी कितनी आ रही है, +3। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ कोबाल्ट के ऊपर +3 लिख के इसका करूंगा मैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट कितने होता है, 25 पे निकिल, कोबाल्ट कॉपर निकिल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, मतलब ये होता है 27 पे, कितने होता है 27 पे, 27 पे। तो मैं इसका करता हूँ क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मुझे याद है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3D
7 4s2। अब 4s2 में से यहाँ पे 3 मुझे निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, मतलब आ रहा है d6। तो अब देखो भाई कितना आ रहा है, डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ भरना होता है, 1 2 3 4 5 6, मैंने भर दिया इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करना है ना, तो फिल करने से पहले दो चीज़ सोचना है कि यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ है, ये लिगेंड, ये स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड। अब यहाँ पे तुम फंसोगे, तुमको याद करना होता है कौन स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड है और कौन वीक फील्ड लिगेंड है। देखो जो CN6 है ना, CN ये हमारा जो होता है, नीचे एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं गलत कर दूंगा मैं खुद। CN जो होता है वो होता है स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड। कैसा होता है CN होता है स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड। और जो स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, उनमें होती है पेयरिंग। क्या होती है? पेयरिंग। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे भरना स्टार्ट करूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करूँ, तो कैसे भरूंगा? पहले नीचे भरूंगा 1 2 3, अभी 3 मुझे भरना है, तो 4 5 6 यहीं पे भर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यही भर जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड के अंदर आता है। अगर मान लो कि यह जो है Fe6 ये तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। अगर मुझे इसको इसी में भरना होता है, तो मैं 1 मिनट तुमको पीछे करके दिखाता हूँ। आप देखा ना, अगर मान लो हमको उसमें उसको भरना है, वीक वाले को, वीक को, तो मैं कैसे भरूंगा? 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर भी आएंगे, तो 1 2 3 4 वाला हमारा यहाँ भरेगा, 4 5 फिर 6 हमारा आएगा यहाँ पे। अगर मैंने मेरे इतने समझाने के बावजूद भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं यह मान के चलूंगा ना तुमने कुछ नहीं पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर में। मैं यहाँ पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, जितना मुझे मतलब लग रहा है कि इतना बेसिक से बताना चाहिए उतना बेसिक से बता रहा हूँ, जबकि मुझे इस टाइम पे नहीं बताना चाहिए। भाई इस टाइम में क्वेश्चन पड़ जाए तुम्हारा हो गया, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि तुमको नहीं आ रहा है, तब भी तुम कर लो। लेकिन अगर नहीं आ रहा है भाई, तो ये बात तुम समझ लो कि तुम्हारा बहुत गंदा जाने वाला है एग्जाम। अभी समय है, अभी भी मेरे को कमेंट करना कि भैया इस लेक्चर को तुम मतलब इसके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी, तुम्हारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी, ये थ्योरी भैया आप करवा दो, भले एक ही वीडियो बनवाओ। समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारा मन खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो तुम ऐसे भर लोगे इसको। ठीक, बस अब तुम अपने हिसाब से लिख दो, ऐसे हेडिंग लगा के लिख देना भैया ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसका जो स्प्लिटिंग होगी स्मॉल होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे जो डायग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, डायग्राम ऐसे तुमको बनाना पड़ेगा, तभी यह जो नंबर है दिख रहा है ना यहाँ 5, अगर तभी मिलेगा। डायग्राम तुमने नहीं बनाया तो कोई गारंटी नहीं कितना नंबर तुमको यहाँ पे मिलने वाला। डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ऐसे स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन को भरना है आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जिसका नाम है चिलिएट इफेक्ट को बताना है आपको और उसका एक एग्जाम्पल देना है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। किसको बताना है आपको? चिलिएट इफेक्ट को। मैं एक एक लाइन ही पढ़ के तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले चिलिएट इफेक्ट जो होता है वो रिफर करता है इनहेंस स्टेबिलिटी को। अगर कहीं पे चिलेटिंग हो रही है, मतलब चिलेट बन रहे हैं, तो वह क्या बताते हैं? वह बताता है ना कि जो भी वो हमारा कम्प्लेक्स है वो कैसा हो, ये अपने आप को स्टेबल कर रहा है। अगर चिलेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या कर रहा है? अपने आप को स्टेबल कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर, कैसे कर रहा है? रिंग बनाने को। देखो रिंग बनना है क्या कहलाता है? चिलेशन कहलाता है। तुम पढ़ोगे ना हमारे जो लिगेंड्स होता है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, तो कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं, जैसे ईडीटीए एक एग्जांपल तुमको याद होगा, हेक्साडेंटेट का नाम होता है ईडीटीए। ठीक है ना? तो यहाँ से तुमको यह बात ध्यान देना है कि ईडीटीए जो होता है उसमें रिंग बनती है। क्या बनती है? उसके अंदर रिंग बनती है, और रिंग बनने से क्या होता है कि ईडीटीए अपने आप को स्टेबल रख लेता है। क्लियर नहीं? यहाँ तक तो वही बात है। जैसे एग्जाम्पल तुम देख लो, ये क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में या तो एग्जाम्पल में मिलेगा, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बोलेंगे तुमसे कि CuEn का होल ट्वाइज जो ऊपर कॉम्प्लेक्स में +2 है, वो ज़्यादा स्टेबल है इससे। CuNH4 का होल ट्वाइस NH4 का 4 से यहाँ +2 लगा है। रीजन क्या दोगे तुम? बताओगे भैया जो ईएन लगा है ना, इसका नाम होता है इथाइलिन डाईएमीन। यह अपने अंदर एक रिंग बनाती है। रिंग क्या बनाती है? रिंग। और रिंग बनाने की वजह से यह ज़्यादा स्टेबल हो गई, क्योंकि चिलेशन कर लिया। चिलेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और ये कुछ रिंग सिंग नहीं बनाता है, तो भैया इसके कंपेरिजन में यह कम स्टेबल है। क्लियर? देखो यहाँ पे अब यह जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, राइट करिए द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यह क्वेश्चन तुम फिक्स मान लो, यह क्वेश्चन तुम फिक्स मान लो कि आना ही आना है। या तो तुमसे यह नाम देके, मतलब यह देके तुमसे IUPAC नेमिंग पूछेंगे, या तो तुमसे बड़ा सा IUPAC नेमिंग लिख के तुमसे उस कॉम्प्लेक्स का नाम पूछेंगे। ये क्वेश्चन बहुत मतलब आने की पॉसिबिलिटी तुम्हारी यहाँ पे बनी ही होती। इन क्वेश्चन से देखो यही क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने यहाँ पे लगाया है। तरीका बता दूंगा कैसे करना है। कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हें कर लेना चाहिए, और आई होप मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें अभी तक ये क्वेश्चन याद होंगे, मतलब पता हो गए होंगे कैसे, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? देखो
रूल होते हैं कुछ, कैसे हमको आईपीसी में लिखना होता है। पहला रूल देखो, सबसे पहले हम नाम लिखते समय ना कैटानिक पार्ट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो यह कैसा हमारा प्लस में टूटेगा और यह माइनस में, तो प्लस वाले को हम कैटायन बोलते हैं ना। तो कैटानिक पार्ट जो आपका होता है भैया, उसको सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद हम एनायन का लिखना स्टार्ट करते हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट है। क्या याद हुआ? सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, देन किसका? अनायन का। रूल सेकेंड में नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, यह जो अंदर ब्रैकेट बनाया ना कॉम्प्लेक्स, अब इसके अंदर नाम में लिखेंगे। मैंने इसको तो लिख लिया, मैंने इसको तो लिख लिया। अब आएंगे अंदर, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना। कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड लगे हुए हैं, यही है ना ये, इसी को नंबर ऑफ लिगेंड बोलते हैं। ये जो लगे हुए हैं, कितने नंबर ऑफ लिगेंड लगे हुए हैं। उसके बाद नेमिंग ऑफ द लिगेंड, फिर उस लिगेंड का नाम को लिखना है हमें। उसके बाद नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सबसे लास्ट में किसको लिखते हैं, ये जो सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे लगा है प्लेटिनम, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे क्रोमियम, फिर इसका नेम को लिखते हैं। और ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, अब बताओ यह दोनों पार्ट में हो सकता है, या तो अभी देखो यहाँ पे किस में आ रहा है, एनायनिक पार्ट में आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है एनायनिक माइनस वाले में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे किस में आ रहा है, यहाँ पे कैटानिक पार्ट में आ रहा है। यहाँ पे एनायनिक में आ रहा है, यहाँ पे कैटानिक में आ रहा है। तो इसके बेस पे इसका नाम लिखा जाएगा। अगर देखो वह एनायनिक पार्ट में आ रहा है, तो अगर देखो यहाँ पे आयरन ना, आयरन आयरन, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आयरन का होता है फेरम। तो आयरन यहाँ पे क्या फेरेट में चेंज हो जाता है, किसमें लास्ट में ATE लगा देते हैं, कब? जब एनायनिक पार्ट में आता है, ठीक है ना। अगर ये कैटानिक पार्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं करते, यहाँ पे क्रोमियम में तो क्रोमियम ही रहेगा ना, क्रोमियम। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी किस पार्ट में आ रहा है, यहाँ पे इस पार्ट का नहीं लिखा है, तो इधर मानते हैं मैं इसको एनानिक, कुछ नहीं लिखा होता एनानिक के मानेंगे, ठीक है ना, एनानिक में। तो यहाँ पे क्या प्लेटिनिएट आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो देख लो यहाँ पे कैसे, सबसे नाम पहले किसको लिखोगे इसमें, प्लेटिनम नहीं, यहाँ प्लेटिनम आएगा ना। कुछ नहीं लिखा है तो सिंपल लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखा है ध्यान देना, कुछ नहीं लिखा है तो जो नाम है वही सिंपल उसको हम पुट कर देते हैं। अब देखो मैं इसका बता देता हूँ, बी वाले का, मुझे इजी लग रहा है, और ए और सी तुम कर लेना ना। बी मुझे इजी लग रहा है, मैं इसको करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं किसको बताऊंगा, देखो K4 यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ भाई, ताकि तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। कॉम्प्लेक्स का नाम को मैं लिखूँ, क्या नाम है, K4FeCN6 का हो ऐसे। पहले तुम यह जान लो कौन क्या क्या है। या देखो इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो 4 के पॉजिटिव में टूटेगा, प्लस FeCN6 यहाँ पे टूटेगा 4 निगेटिव में, -4 है, काटू मेरे गाइस, -4 ऐसे ये टूटेगा। तो अब बताओ यह वाला पार्ट क्या है हमारा, इसको क्या बोलोगे आप, भैया यह कैटायन है और ये जो दिख रहा है वो एनायन है। तो रूल क्या बोला था तुम्हारा, रूल बोला था कैटायन पार्ट को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना भी दिखे, 4 के दिखे, 10 के दिखे, नहीं मतलब है, तुम सिंपल लिखोगे क्या, जो नाम होगा उसका लिखोगे, पोटेशियम, पोटेशियम, इसका हो गया खत्म, तो इसको मैं लगा देता हूँ कट। अब आते हैं हम इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर रूल सबसे पहले क्या लिखना था, नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड दिख रहे हैं तुमको, 6, कितने दिख रहे हैं, 6 लिगेंड। तो 6 लिगेंड पे क्या आता है, हेक्सा वर्ड यूज करते हैं। तो बोलोगे भैया पोटेशियम हेक्सा, क्या बोलोगे, पोटेशियम हेक्सा। अब देखो ये जो सीजन दिख रहा है ना, इसका नाम होता है साइनाइड, क्या नाम होता है, साइनाइड। लेकिन अगर साइनाइड जो होता है ना, ये देखो बहुत मतलब बहुत तुमको समझ चाहिए, अगर नहीं समझ, जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड लिगेंड ये हमारे होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव लिगेंड, एक होता है हमारा निगेटिव लिगेंड, एक होता है हमारा न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड है ना, पॉजिटिव लिगेंड, तो उसमें कोई चेंज नहीं करते। अगर निगेटिव लिगेंड, जैसे CN हो गया हमारा, CN निगेटिव, इसके ऊपर निगेटिव चला जाता है, तो जो निगेटिव हमारे होते हैं ना, तो साइनो होगा ना, साइनो मतलब क्या होगा हमारा, साइनो, तो साइनाइडो, लास्ट में IDO, साइनाइडो बन जाता है, क्या बन जाता है, साइनाइडो बन जाता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइनो, साइनो दिख रहा है ना, तो किस में चेंज हो जाएगा, साइनाइडो में। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, ठीक। अब यह देखो आयरन, जो तुम्हारा आयरन किस पार्ट में आ रहा है, एनायनिक में कि कैटानिक में, कैटानिक में कि एनायनिक, बोलोगे भैया ये तो एनायनिक में आ रहा है। तो मैंने बोला था कि एनायनिक में आएगा तो उसमें ATE नाम में जुड़ जाएगा, तो तुम लिखोगे फेरम, लास्ट में क्या जुड़ोगे, 8, तो फेरेट आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट में उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, कैसे निकालोगे, लिखोगे भैया 4 प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू आ जाएगा +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2, तो +2 लिख दोगे। कुछ लोगों को समझ आया होगा,
मैं मान के चलता हूँ कुछ लोगों को नहीं आया होगा, और जिनको नहीं आया वहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है। रीज़न कि मैं इतना भी बता दे रहा हूँ, इतना भी मैं मान के चलता हूँ कि तुमको ये चीज़ें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो तुम थोड़ा सा वीक हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब से तुम नहीं कर सकते हो। 2 महीने होते हैं ना, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को तुमको छाँट के करना ही करना है। क्वेश्चन वहाँ से ही आते हैं। लास्ट में क्या करना होता है, आई होप कि तुमको पता हो जाएगा कि तुमको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, तब तुमको आइडिया होगा। नहीं लगाओगे तो आइडिया नहीं होगा, जाके वहाँ पे बैठे रहोगे। ठीक, चलो अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको कि एक्सप्लेन करिए द बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या इंपोर्टेंस है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चलो ठीक है भाई, देखते हैं। तो बैटरी भी है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस, पहला सबसे क्या है कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होती है ना, क्लोरोफिल, उसके अंदर भी हमारे कोऑर्डिनेशन का महत्व होता है। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे एमसीक्यू में, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो बोलोगे तुम भैया मैग्नीशियम होता है। उस मैग्नीशियम के ना, उस मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसेंशियल होता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो भाई बायोलॉजिकल महत्व है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो हमारे अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसके अंदर आयरन का कोऑर्डिनेशन होता है, आयरन का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट विटामिन B12, वो उसके अंदर होता है कोबाल्ट। तीनों मेटल तुमको याद करना है भाई, कौन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस के लिए, हीमोग्लोबिन में आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, विटामिन B12 के लिए कोबाल्ट रेड ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। तो ये तीनों बातें तुमको पता होनी चाहिए। तो इतने टाइम में हमने तुमको 6 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन ये 6 के 6 क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए रामबाण वाले चीज करने वाले हैं, समझ लेना। अगर इन क्वेश्चन को तुम स्किप करके बोर्ड में जा रहे हो तो तुम मतलब बस मजे ही ले रहे हो, मतलब मजे ही ले रहे हो, मतलब पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हो। और मैं चाह रहा हूँ तुम पढ़ाई को अभी तक सीरियस नहीं लिए चलेगा, लेकिन अभी लेना है सीरियस। अभी तुम जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हैं उसको तुम नहीं करो। देखो अभी मैं सोचा था ना कि मैंने एक इंस्टाग्राम बनाया था कि बहुत लोग होंगे जिनको इस टाइम पे नीड होती है ना कि भैया कोई इनको सही से गाइड करे, उनको बताए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं इनको बच्चों को दे दूंगा कि भाई लो, इस पर तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो जो पूछना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस टाइम पे जो इंस्टा चलाते हो वो तो ठीक है, जो नहीं चलाते हो अगर फिर वो डाउनलोड करोगे तो उनको डिस्ट्रैक्शंस होगी ना। तो इसलिए मैं इस चीज़ को रोकना चाह रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को पूछना है ना तो बना दिया मैंने चैनल, ठीक है ना, बना दिया है। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने यहाँ पे दी है, डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला चैप्टर जो तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। तो